प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे सोशल साइंस का अध्याय राजनीतिक दल। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही हम इंग्लिश में पढ़ेंगे टेंसेस। हम इसका पहला भाग देखेंगे आज। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम इस चैप्टर का 5वां भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही हम 12वीं कक्षा के बायोलॉजी में पढ़ेंगे वंशागति के आणविक आधार। हम इस अध्याय का 5वां भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजनीतिक दल के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दल के अर्थ पे, राजनीतिक दल के कार्यों पर, राजनीतिक दल की जरूरत पर और भारत में कितने राजनीतिक दल हैं उन पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं राजनीतिक दल के अर्थ से। दोस्तों, जब हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल की, तो यह वैसा समूह है जिसका निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्यों से होता है। दोस्तों, एक राजनीतिक पार्टी में शामिल लोग कुछ नीतियां और कार्यक्रम पे सहमत होते हैं। इन कार्यक्रमों और नीतियों का लक्ष्य समाज की भलाई करना होता है। दोस्तों, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज में मूलभूत राजनीतिक विभाजन का प्रतिबिंब होती हैं। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां समाज के किसी खास पार्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए इसमें पार्टीजनशिप की बात आती है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टी की पहचान इस बात से बनती है कि वह समाज के किस हिस्से की बात करती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के दोस्तों 3 अवयव होते हैं, जैसे कि नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दल के कार्यों पे। वैसे तो दोस्तों, किसी भी पार्टी का मुख्य कार्य होता है राजनीतिक पदों को भरना और सत्ता का इस्तेमाल करना। ऐसा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां विभिन्न कार्य करती हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से कार्य करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक दल के मुख्य कार्य में आता है सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच बनाना। अर्थात राजनीतिक पार्टी का काम है सरकारी मशीनरी और लोगों के बीच एक कड़ी का काम करना। वे लोगों तक जन कल्याण योजनाओं को पहुंचाती है। इसका दूसरा कार्य है जनमत का निर्माण। दोस्तों, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जनमत के निर्माण के लिए पार्टी विधायिका और मीडिया में ज्वलंत मुद्दों को उठाती है और फिर उन मुद्दों को हवा देती है। पार्टी के कार्यकर्ता
पूरे देश में फैल के जनता को अपने मुद्दों से अवगत करवाते हैं। इसका तीसरा कार्य है विपक्ष की भूमिका निभाना। दोस्तों, जिन राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता, वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। चौथा कार्य है सरकार बनाना। जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे अधिक सीटों पे चुनाव जीतती है, तो वो सरकार बनाती है। कार्यपालिका का गठन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के लोगों के द्वारा होता है। अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी विभिन्न राजनेताओं को दी जाती है। इसका अगला कार्य है कानून बनाना। दोस्तों, कानून बनाने का काम विधायिका द्वारा की जाती है। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं, इसलिए कानून बनाने की प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। इसका अगला कार्य है नीति बनाना। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां जनहित को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां तैयार करती हैं। राजनीतिक पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखती है। इससे जनता को किसी विकल्प को चुनने में मदद मिलती है। एक राजनीतिक पार्टी एक जैसी मानसिकता वाले लाखों करोड़ों लोगों को एक ही छत के नीचे लाने का कार्य करती है। जब जनता किसी पार्टी के सरकार बनाने के लिए चुनती है, तो उस पार्टी से अपनी नीतियां और कार्यक्रम पे अमल करने की अपेक्षा भी रखती है। इसका अगला कार्य है चुनाव लड़ना, अर्थात हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है। इसके लिए वे राजनीतिक पार्टी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में खड़ा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दल की जरूरतों पे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं राजनीतिक दल की जरूरत की, तो किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी एक अभिन्न अंग होती है। यदि कोई पार्टी नहीं होगी, तो हर चुनावी क्षेत्र में एक स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। यदि हर सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर आगे आएगा, तो बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई भी दो सदस्य किसी भी मुद्दे पे एक ही सोच रखने में असमर्थ होते हैं। अर्थात एक निर्दलीय सांसद पहले अपनी चुनावी क्षेत्रों के बारे में सोचेगा और राष्ट्रीय हित को किनारे कर देगा। अतः दोस्तों, राजनीतिक पार्टी का काम होता है विभिन्न व्यक्तित्व के राजनेताओं को एक मंच पे लाने का और किसी भी बड़े मुद्दों पे एक जैसी विचारधारा बनाने में मदद करने का। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व के आधार पे लोकतंत्र को अपनाया जाता है। इस तरह से नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। वास्तविक जीवन में यह असंभव है कि हर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने में योगदान दे पाए। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आई। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि भारत में कितने राजनीतिक दल हैं। दोस्तों, विभिन्न देशों में राजनीतिक पार्टियों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत करवाने वाले दलों की संख्या 750 से भी ज्यादा है। कुछ देशों में एक ही पार्टी होती है, तो कुछ देशों में 2 पार्टियां होती हैं। कुछ देशों में अनेक पार्टियां भी होती हैं, जैसे कि भारत में। दोस्तों, किसी भी देश में प्रचलित पार्टी सिस्टम के कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होते हैं।
हर सिस्टम के गुण और अवगुण दोनों ही होता है। अगर हम बात करें चीन में, तो चीन में एकल पार्टी सिस्टम है जो है कम्युनिस्ट पार्टी। वहीं पे अगर हम बात करें अमेरिका और ब्रिटेन में, तो इन दोनों देशों में दो दलीय व्यवस्था है। दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम अर्थात बहुदलीय व्यवस्था है। भारत के समाज में भारी विविधता होने के कारण यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम विकसित हुई है। दोस्तों, मल्टी पार्टी सिस्टम में कई कमियां होती हैं। कई बार तो साल 2 साल में ही सरकारें बदल जाती हैं और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग अलग हितों और मत धारणाओं को सही प्रतिनिधित्व मल्टी पार्टी से ही संभव है। दोस्तों, 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा कितने राजनीतिक दल पे जारी रखते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद शुरुआती दौर से लेके 1977 तक भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी रही। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 से 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही। दोस्तों, 1990 से 1991 तक जनता दल की सरकार बनी। 1991 से 1996 तक वापस कांग्रेस की सरकार रही। वहीं 96 से 2004 तक गठबंधन की सरकारें का दौर चला। वहीं 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चली और 2019 के चुनाव में भाजपा दोबारा चुनाव जीतकर आगे आई। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल की जरूरत और कितने राजनीतिक दल हैं उस पर चर्चा की। इन सभी का रेफरेंस राजनीतिक शास्त्र कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, राजनीतिक दलों को सुधारने के उपाय और भविष्य के लिए सलाह पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर की, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टेंसेस, और ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टेंसेस के बारे में कि आखिर टेंसेस होते क्या है। उसके बाद हम लोग टेंसेस से रिलेटेड 3 पिलर्स के बारे में जानेंगे जो कि ग्रामर के काफी कोर टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम लोग टेंसेस का चार्ट पढ़ेंगे एंड फाइनली एट द एंड हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे और इसके क्या क्या रूल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये टेंस सीखने की जरूरत क्या है, आखिर ये टेंसेस होते क्या है। तो टेंसेस इज अ मेथड दैट वी यूज टू रेफर टाइम, यानी कि टेंसेस एक तरीका है जो टाइम को रेफर करने के काम आता है। और टाइम 3 तरीके का होता है, इसलिए हमारे ये जो टेंसेस है ये भी 3 तरीके के होते हैं। बीते हुए टाइम के बारे में बात करने के लिए है हमारे पास पास्ट टेंस, जो टाइम चल रहा है उसकी बात करता है प्रेजेंट टेंस, और आने वाले टाइम को रेफर करने के लिए है फ्यूचर टेंस। और एक बार इन तीनों टेंसेस का लॉजिक अगर हमारे माइंड को समझ आ जाए, एक बार आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्लियर हो जाए, उसके बाद आप कहीं भी इन टेंसेस को यूज करके सही से और खुद से इंग्लिश बोल पाएंगे और इंग्लिश लिख पाएंगे। फिर आप भी अमिताभ बच्चन की तरह बोल पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे उल्लू महाराज जी और इनको ग्रामर की पूरी ABCD पता है, और ये हमें बोल रहे हैं कि टेंसेस को समझने से पहले हमें ग्रामर के बेसिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 पिलर। और इन 3 पिलरों पे टेंसेस की ये जो इमारत है ये खड़ी है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को पहले ही पता हो इन 3 पिलर्स के बारे में, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 पिलर सिर्फ टेंसेस ही नहीं, इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पिलर इंग्लिश में हमेशा आपके काम आएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पिलर के बारे में। दोस्तों, अब उल्लू महाराज हमें बता रहे हैं पहले पिलर के बारे में, और उल्लू महाराज जी बोलते हैं कि पहला पिलर है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ज्यादातर सेंटेंस में 3 चीजें होती है। सब्जेक्ट यानी कि वो जो काम कर रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, एंड फाइनली थर्ड वन वर्ब जो काम हो रहा है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि मैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है वो है खाना, और वर्ब जो काम हो रहा है यानी कि खाता हूँ। दोस्तों, हिंदी, संस्कृत और कई दूसरी लैंग्वेज में यही ऑर्डर यूज किया जाता है। सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ। बट इंग्लिश और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा आई ईट फूड। दोस्तों, जब हम अपने मन में हिंदी से इंग्लिश में किसी लाइन को बदल देते हैं
तो बहुत से लोग बोलते वक्त यही मिस्टेक कर देते हैं। वो लोग ऑब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को चेंज करना भूल जाते हैं। सो याद रहे, इंग्लिश में पहले आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। दोस्तों, अब उल्लू महाराज जी हमें बता रहे हैं हमारे सेकंड पिलर के बारे में, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की मेनली 3 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म, इसको हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे कि ईट। सेकंड फॉर्म, इसे हम लोग पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि एट। एंड थर्ड फॉर्म, इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि ईटन। दोस्तों, और जब हम लोग टेंसेस को समझेंगे ना, तो मैं आपको साथ के साथ ये भी समझाती जाऊंगी कि किस तरह से आपको ईट, एट और ईटन, ये जो वर्ब की 3 फॉर्म्स है, इनको किस तरह से यूज करना है और किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। चलिए दोस्तों, अब उल्लू महाराज जी हमें बता रहे हैं हमारे थर्ड और फाइनल पिलर के बारे में, जिसका नाम है ग्रामेटिकल पर्सन। और दोस्तों, ये भी 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में है हमारे पास आई और वी। सेकंड पर्सन में हम लोग बात करते हैं यू, यानी तुम्हारा। और थर्ड पर्सन में है हमारे पास ही, शी, इट, दे, यानी कि कोई तीसरा पर्सन। मतलब थर्ड पर्सन में कोई भी तीसरा इंसान या तीसरी चीज, जैसे कि फादर, मदर, रोहित, नेहा, सन, मून। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें हमारी आती है थर्ड पर्सन के अंदर। और इसी के साथ हमारे ये तीनों पिलर्स यहीं पर खत्म होते हैं। दोस्तों, हम लोग बार बार इन तीनों पिलर के बेसिक के बारे में बात करते रहेंगे और टेंसेस को समझते रहेंगे। इसलिए आप इन तीनों ही पिलर्स को सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ वर्ब और ग्रामेटिकल पर्सन को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, ताकि जब हम टेंसेस पढ़ें तो आपको वो समझ आ जाए। आइए अब एक चार्ट बनाते हैं। दोस्तों, टेंसेस के 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आपको याद ही होगा, हमने टेंसेस के 3 टाइप्स के बारे में बात की थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों, इस चार्ट से आपको टेंसेस के ये 12 फॉर्म्स लिखने और याद करने बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे कि सिंपल के केस में यहाँ से लिया सिंपल और ऊपर से लिया प्रेजेंट, और ये हमारा बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी तरह हमारा होगा सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद हमने इधर से लिया प्रेजेंट और साइड से लिया कॉन्टिन्यूस, और ये हमारा बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से लिया प्रेजेंट और वहां से लिया परफेक्ट, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये एक दूसरे से किस तरह अलग है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, और ये क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें हमको कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं बताया है, बट एक ऐसी चीज बताई है जो आज भी होती है। आज भी होती है से मतलब है
या तो इस टाइम पे यानी कि अभी, या फिर इस आवर में, इस वीक में, या फिर इस मंथ या ईयर में अभी भी होती है। ज्यादातर हम लोग अपनी हैबिट्स के बारे में, रूटीन के बारे में या फिर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी गोल घूमती है, ये एक फैक्ट है। तुम पिज्जा खाते हो, ये एक हैबिट है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये एक रूटीन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है। हिंदी में ता है, ती हूँ, ता हूँ, ते है, इससे खत्म होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं वीडियो देखता हूँ। इस सेंटेंस में ताहू का इस्तेमाल यानी यूज हो रहा है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी टच नहीं करना है, और जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म को इसमें यूज करना है। तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि मैं सेम रहेगा, तो वो हो गया आई। वीडियो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो वो भी सेम रहेगा, तो वो हो जाएगा वीडियोस। और देखता हूँ यानी कि वर्ब, इसकी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, तो वो बन जाएगा वॉच। यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया, मैं वीडियो देखता हूँ का इंग्लिश आई वॉच वीडियोस। दोस्तों अब इसमें एक रूल हमें याद रखना होगा, जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन याद है आप लोगों को? हमने हमारे पिलर नंबर 3 में इसके बारे में बात की थी। यानी कि जब भी वो ही, शी, चिल्ड्रन, दे, सन, मून, ये सब आते हैं हमारे थर्ड पर्सन के अंदर। और साथ ही साथ जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर हो, मतलब कि एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो। यानी कि ही, शी, इट, चाइल्ड, सन, मून। तो जब भी थर्ड पर्सन अकेला हो यानी कि सिंगुलर हो, तो हम वहां पर वर्ब के साथ साथ एस या ईएस लगा देते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि आपको ये रूल क्लियर हो जाए। हमारा एग्जाम्पल है, रोहन जल्दी सोता है। रोहन सब्जेक्ट है और रोहन एक थर्ड पर्सन है, और वो यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा तो रोहन सब्जेक्ट है हमारा, उसका एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट जल्दी, तो वो हो जाएगा हमारा अर्ली, और साथ में यहाँ पर वर्ब सोता है, तो वो होगा स्लीप। क्योंकि यहाँ पर हम लोग थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो हमारा स्लीप बन जाएगा स्लीप्स। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, रोहन स्लीप्स अर्ली। तो दोस्तों याद रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और वो सिंगुलर हो, तो आप बताइए क्या करना होगा? यस, लग जाएगा वर्ब के साथ एस या ईएस। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं अंडा खाता हूँ, ये हमारा बन जाएगा आई ईट एग। और वही दूसरी तरफ पापा ऑफिस जाते हैं, डैड गोज टू ऑफिस। यहाँ पर हमारा डैड थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए गोज। और इसी के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा।
आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि आखिर टेंस होते क्या है। टेंस हमें बताते हैं समय के बारे में, टाइम के बारे में। उसके बाद हमने ग्रामर के 3 मेन पिलर्स के बारे में बात करी और फिर हम लोगों ने टेंसेस का चार्ट पढ़ा कि किस तरह से टेंसेस की 12 फॉर्म्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है और वो किस तरह से बनती है। एंड फाइनली हम लोगों ने बात करी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसके रूल्स को समझा। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वर्ग 17 के तत्व से। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुणों की और आखिरी में हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुणों की। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला तत्व है फ्लोरीन, दूसरा तत्व है क्लोरीन, तीसरा तत्व है ब्रोमीन, चौथा तत्व है आयोडीन, पांचवा तत्व है एस्टेटीन और छठा तत्व है टेनेसाइन। इन तत्वों को हैलोजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns2np5 होता है, जो कि उससे अगली उत्कृष्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की। अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजनों की आयनी त्रिज्या अपने यथाक्रम आवर्ती में सबसे छोटी होती है। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या दूसरे आवर्त के अन्य तत्वों के समान बहुत छोटी होती है। क्वांटम कोशों की संख्या में फ्लोरीन से आयोडीन तक वृद्धि होने के कारण परमाणु तथा आयनी त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो ये हमने बात करी परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका जो न्यूक्लियस होता है वो उनको काफी अच्छी तरह जकड़े रखता है और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही मुश्किल से त्यागते हैं। तो इसीलिए इनकी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। परमाणविक आकार में वृद्धि होने के कारण वर्ग में नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। तो ये हमने बात करी आयनन एंथैल्पी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। संगत आवर्तों में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों के परमाणुओं में स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास से केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। वर्ग में नीचे जाने पर वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाती है। हालांकि फ्लोरीन परमाणु की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है। वर्ग में नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की।
फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक द्रव तथा आयोडीन एक ठोस है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। अगर मैं इनके रंगों की बात करूं तो फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला, ब्रोमीन लाल तथा आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। अगर मैं बात करूं आबंध वियोजन एंथैल्पी की तो उसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। अब हम बात करते हैं हैलोजन के रासायनिक गुणों की। इसमें दोबारा से हम इसको दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता, दूसरा भाग फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता की। सभी हैलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तथापि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करती है। सभी हैलोजन अति क्रियाशील होते हैं, यानी कि ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ये धातु तथा अधातु के साथ अभिक्रिया कर हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड के बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ज्यादा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हैलोजनों की क्रियाशीलता कम होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्ग में नीचे की ओर जाने से इसका साइज बढ़ता है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है, वो कम हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजनों की प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति होती है। प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है और यह दूसरे हैलाइड आयनों को विलयन में या यहाँ तक कि ठोस प्रावस्था में भी ऑक्सीकृत कर देती है। अब बात करते हैं फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार की। पी ब्लॉक के द्वितीय आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की भांति फ्लोरीन भी कई गुणों में असामान्य है। उदाहरण के लिए आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता तथा विद्युत विभव, यह सभी फ्लोरीन के लिए अन्य हैलोजनों की प्रवृत्ति के आधार पर अपेक्षित मानों से उच्च होते हैं। तो इसलिए फ्लोरीन एक असामान्य व्यवहार दर्शाता है। तो बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की। ये सभी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है, परंतु फ्लोरीन से आयोडीन तक हाइड्रोजन के प्रति बंधुता में कमी आती है। अगर हम बात करें अम्लीय सामर्थ्य की तो उसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे कम HF, फिर HCl, फिर HBr और आखिरी में HI। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की। तो हैलोजन ऑक्सीजन से संयोग कर बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं। फ्लोरीन 2 ऑक्साइड OF2 तथा O2F2 बनाती है, परंतु केवल OF2 ही 298 केल्विन ताप पर स्थायी होता है। अगर हम बात करें ऑक्साइडों के स्थायित्व के क्रम की तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे ज्यादा I स्थायी होता है और फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। अब बात करते हैं धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता की। हैलोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि अगर मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है तो वो MgBr2 बनाएगा और इसे मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। हैलाइड के आयनिक गुण इस क्रम में होते हैं। तो आप क्रम देख सकते हैं, सबसे ज्यादा MF, फिर MCl, फिर MBr और फिर Mi। यहां पर M जो है वो धातु को दर्शाता है। अब बात करते हैं अन्य हैलोजनों के प्रति अभिक्रियाशीलता की। हैलोजन अन्य हैलोजनों के साथ संयोग कर बहुत से यौगिक बनाते हैं जो अंतरा हैलोजन कहलाते हैं, जिनके प्रकार हैं XX-, XX-3, XX-5 तथा XX-7, जहां X बड़े आकार का हैलोजन है तथा X- छोटे आकार का हैलोजन है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने
वर्ग 17 के तत्वों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण पढ़े और आखिरी में हमने वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुण पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और ये सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीज़ों को रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय वंशागति के आणविक आधार को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने अनुलेखन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आनुवंशिक कूट, जिसे हम अंग्रेजी में जेनेटिक कोड कहते हैं, इसको हम समझेंगे और हम रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस समय तक हमको पता चल गया है कि अनुलेखन की प्रक्रिया से डीएनए से एमआरएनए बनता है और बाद में इस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है और इस प्रक्रिया को हम रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं और इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये जो सारी प्रक्रियाओं के बाद जो भी आउटपुट या प्रोटीन बन रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं अनुक्रम के आधार पर होती है। अगर न्यूक्लिक अम्ल में कुछ बदलाव होता है तो अमीनो अम्ल भी बदल जाएगा। इसी से आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को निर्धारित करता है। अब ये आनुवंशिक कूट होता क्या है उसको हम जान लेते हैं। आनुवंशिक कूट प्रोटीन में आनुवंशिक सामग्री, जिसमें कि डीएनए या एमआरएनए अनुक्रम होता है, के भीतर एनकोडेड जानकारी का अनुवाद करने के लिए जीवित कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों का समूह है। अब दोस्तों, हम ऐतिहासिक पहलू को समझेंगे कि ये सारी चीजें हम लोगों ने कैसे समझी। दोस्तों, एक भौतिकीविद थे जिनका नाम था जॉर्ज गेमो। इन्होंने कहा कि अगर 4 क्षार होते हैं, जैसे कि डीएनए के अंदर यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, तब इन 4 क्षारों के समूह से कूट का निर्माण होता है, जो कि 20 अमीनो अम्लों का कूट लेखन करेगा। और ये कूट 3 के समूह में होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड से ये बनते हैं, जैसे कि यूएसी आनुवंशिक कोड ये कोड करता है टायरोसिन प्रोटीन को। लेकिन उस समय ये सारे विचार बहुत ही ठोस थे, क्योंकि अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आनुवंशिक कोड बनाएंगे जो कि 20 अमीनो अम्लों का कूट लेखन करेगा, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गणित करें तो यहाँ पर 64 हमें समूह मिलेंगे, समूहों के प्रकार, जिन्हें हम प्रकूट कहते हैं, यानी कि कोडोन्स। और अगर आप देखें तो 20 अमीनो अम्लों के लिए ये 64 प्रकूट बहुत ही ज्यादा हैं। फिर बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे कि मार्शल डब्ल्यू नेरेनबर्ग, जे हेनरिच मेथाई और हरगोविंद खुराना ने कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण दिया कि प्रकूट त्रिक होते हैं। दोस्तों, यहां देखिए, यह एक टेबल है जिसमें कि प्रकूटों को मैंने दिखाया हुआ है। ये कई अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं। प्रकूट का प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति कुछ ऐसे पैटर्न में दिखाई हुई है मैंने, जो कि आप टेबल के अंदर देख सकते हैं। और दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ प्रकूट तो
एक ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, जैसे कि UUU और UUC जो ये आनुवंशिक कोड है ये फिनाइल एलेनिन प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। और ऐसा और भी कई जगह पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉप लिखा है और इन्हें हम स्टॉप कोडोन्स यानी कि रोध प्रकूट कहते हैं, जो कि किसी भी चीज के लिए कूट लेखन नहीं करते हैं। आइए दोस्तों अब आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। प्रकूट त्रिक होता है। 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, वह 3 प्रकूट कूट लेखन नहीं करते हैं। इस कारण से यह रोध प्रकूट यानी कि स्टॉप कोडोन के रूप में कार्य करता है। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें अपह्रासित कूट कहते हैं। प्रकूट दूध आरएनए में लगातार पड़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं। कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं, उदाहरणार्थ जीवाणु से मनुष्य में UUU फिनाइल एलेनिन का कूट लेखन करता है। इस नियम के कुछ अपवाद सूचकणिका प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं जैसे कि प्रोटोजोआ में मिलता है। AUG दोहरा कार्य करते हैं। यह मिथ्योनिन का कूट लेखन करता है। यह एक प्रारंभक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। UAA, UAG और UGA रोध प्रकूट हैं। तो ये सारी बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु को समझ लेते हैं। अब दोस्तों शुरुआती समय से ही जब आनुवंशिक कूट आया था, तब फ्रांसिस क्रिक जिन्होंने जेम्स वॉटसन के साथ मिलकर डीएनए की द्विकुंडली संरचना को प्रस्तावित किया था, उनके अनुसार एक अनुकूलक अणु होगा जो कि एक तरफ से कूट को पढ़ता होगा और इसके दूसरी तरफ विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाते होंगे। बाद में फिर इस अनुकूलक अणु को टीआरएनए कहा गया। टीआरएनए यानी कि अंतरण आरएनए कहा गया। अब ये टीआरएनए है क्या, इसको हम जान लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में एक वाहक अणु महत्वपूर्ण है। यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है और आनुवंशिक कोड को पढ़कर प्रोटीन बनाता है। आइए दोस्तों अब इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो टीआरएनए कुछ ऐसा दिखता है। आप इसमें अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड को भी देख सकते हैं कि वो कहां पर होता है। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए सघन अणु है जो कि उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। तो असलियत में जो टीआरएनए है उसका जो संरचना है वो कुछ ऐसी होती है, उल्टे एल की तरह होती है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको अंतरण आरएनए के बारे में याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब अंतरण आरएनए का कार्य संक्षेप में थोड़ा समझ लेते हैं। ये टीआरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। तो जब राइबोसोम में एमआरएनए जुड़ता है तो इस टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन होते हैं जिसके पास क्षार होते हैं जो कि एमआरएनए के क्षार के पूरक होते हैं। फिर ऐसे करके ये कूट को पढ़ता है और अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बनाता है जो कि बाद में प्रोटीन्स में बदल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है। आइए दोस्तों अब रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन को समझ लेते हैं। रूपांतरण
वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन यानी कि पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। दोस्तों, अब रूपांतरण की प्रक्रिया से अमीनो अम्ल बनते हैं और ये अमीनो अम्ल एक बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसको बनाने के लिए ऊर्जा लगती है। इस कारण से प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी के उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं व सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए अमीनो एसिलेशन कहते हैं। आइए दोस्तों, अब कोशिकीय कारखाने को समझ लेते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस कोशिकीय कारखाने को हम राइबोसोम कहते हैं, जिसके पास एक बड़ी उप एकक होता है और एक होता है छोटा उप एकक। और यहाँ पर आप mRNA यानी कि दूत आरएनए को देख सकते हैं। जब छोटा उप एकक से दूत आरएनए मिलता है तब ये दूत आरएनए प्रोटीन स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू कर देगा, यानी कि वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण से उत्प्रेरक का काम भी करता है, जैसे कि जीवाणु में राइबोजाइम होता है एक। और दोस्तों, mRNA में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो कि स्थानांतरित नहीं होते हैं, यानी कि जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। इनको हम अस्थानांतरित स्थल यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स UTR कहते हैं। आइए दोस्तों, अब रूपांतरण की पूरी प्रक्रिया को एक बार देख लेते हैं। अब दोस्तों, अनुलेखन की प्रक्रिया के बाद ये दूत आरएनए केंद्रक से बाहर चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है और यहाँ पर ये mRNA राइबोसोम से जुड़ जाएगा। राइबोसोम mRNA का कोड पढ़कर अमीनो अम्ल भेजता है। अब अमीनो अम्ल 20 तरह के होते हैं और ये अंतरण आरएनए यानी कि tRNA है और ये अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लेकर जाता है। अब दोस्तों, एक बार में सिर्फ 3 कोड पढ़े जाएंगे। अब जब एक त्रिक पढ़ा जाएगा तो अमीनो अम्ल उत्पन्न होता जाएगा tRNA द्वारा। ऐसा करके अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला बन जाएगी जो कि बाद में प्रोटीन्स बना देगी। और दोस्तों, कुछ ऐसे रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हमने आनुवंशिक कूट को समझा और साथ ही में हमने रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया समझी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब का ये 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम जीन अभिव्यक्ति का नियमन और लैक प्रचालक यानी कि द लैक ऑपरॉन को समझेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजिसात के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा सोशल साइंस का अध्याय राजनीतिक दल, साथ ही इंग्लिश ग्रामर से टेंसेस।
फिर हमने 12वीं कक्षा में पढ़ा केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और बायोलॉजी का चैप्टर वंशागति के आणविक आधार। आइए अब हम देखेंगे कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय त्रिभुज, साथ ही हिंदी का अध्याय नागार्जुन। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता, साथ ही केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर Digi7 इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।